वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करने वाले हैं। बेसिकली मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ले लिए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन करते हुए चलेंगे कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें टैकल करने हैं और किस तरह से उन कॉन्सेप्ट्स को आगे भी अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने वो प्रॉब्लम्स लिए हैं जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं और बनने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और अभी तक मैंने काफ़ी टॉपिक्स का रिवीजन करा दिया है सीयूईटी के लिए, तो आप एक बार जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लो। तो आपको वहाँ काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप जो चाहो अपना मनपसंद टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इसका भी रिवीजन होना चाहिए। तो वो भी लाइन में आपका शायद अभी आने वाली कुछ क्लासेस में होगा या नहीं है, तो ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स और कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ आपका ड्रैग फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि अ बॉडी ऑफ मास m इज सब्जेक्टेड टू रेसिस्टिव फोर्स bv। एक बॉडी है जिसपे एक रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है। रेसिस्टिव फोर्स मतलब अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसको अपोज करने वाला फोर्स क्या होता है? रेसिस्टिव फोर्स होता है। तो मान लो ये बॉडी है, ये इस तरफ मूव कर रही है, तो इस पर एक रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है bv। ठीक है, bv वाली bv नहीं, bv वाली नहीं है, ये bv है, मतलब वो भी bv होती है लेकिन ये अलग bv है, वो अलग bv होती है। ठीक है, तो ये बीवी जो है हमेशा रोकने का प्रयास करती है। तो जो बीवी है इसको पीछे की तरफ धक्का दे रही है क्योंकि आगे की तरफ जा रहा था, इधर कोई खड़ा होगा तो पक्का ऑब्वियसली समझ जाओ। तो देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर हो गई और आसान हो गया सवाल। द डिस्प्लेसमेंट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एंड द कोफिशिएंट गामा। यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट एक्स निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड गामा। गामा क्या है यहाँ पर? गामा जो है, गामा इज इक्वल टू बी बाई बी, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका गामा से रिलेशन दिया गया और हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो गामा के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इस पर कोई जो फोर्स लग रहा है, इकलौता फोर्स जो रोकने वाला है वो bv है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर है? bv के बराबर। bv जो है केवल वही रोक रही है, तो बीवी जो रोकती है तो क्या होगा यहाँ पर? सिंपल से हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे? एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू बी बाई एम इंटू वी। बी बाई एम इंटू वी क्या सही है? नहीं सही है। एक चीज और, माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइन है। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइन है, जो नेट फोर्स लग रहा है, पार्टिकल मूव इधर की तरफ कर रहा है और फोर्स इस पे अपोजिट लग रहा है, इस वजह से एक माइनस साइन। ठीक है, अच्छा भाई, तो यहां से आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करोगे। क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। तो डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो। वी की लिमिट आपको बोली गई है, वी बोला गया है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो वी नॉट से लेके किसी एक पर्टिकुलर वी तक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? एल एन वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू बी बाई एम को क्या लिख सकते हैं? गामा। तो माइनस गामा इंटू टी, करेक्ट है, माइनस गामा इंटू टी। क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा इंटू टी। ठीक है, हमें निकालना क्या था? वेलोसिटी निकालनी थी क्या? नहीं, हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी को किस तरह से लिखते हैं? डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस गामा इंटू टी। करेक्ट है, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या आ जाएगा? dx इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी, और माइनस गामा टी का करेंगे तो माइनस वन बाई गामा। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, चार ऑप्शन जो दिए गए थे, पहला ऑप्शन था आपका माइनस गामा ई रेज टू पावर माइनस गामा टी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका था माइनस वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी। ऑप्शन सी था आपका माइनस वी नॉट बाई गामा इंटू ई रेज टू पावर माइनस गामा टी। ऑप्शन डी था आपका माइनस वी नॉट बाई गामा ई रेज टू पावर माइनस टू गामा टी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं? मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? यहाँ पे मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है इसको कई तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो, इसमें काफी सवाल बन सकते हैं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया। और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सीयूईटी और आईटी जैम के जो एग्जाम्स होते हैं इनमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। हालांकि सीयूईटी में काफी ज्यादा आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं
और वैरायटी बहुत बन सकती है। वैरायटी क्या बन सकती है? इन्होंने नॉर्मल क्या किया था, सबसे सिंपल वर्जन दिया था कि उन्होंने पार्टिकल को चला दिया और उस पर एक रेसिस्टिव फोर्स वीवी लगा दिया, ठीक है। फिर क्या कर सकते थे? वो कर सकते थे कि इस पे ना फ्रिक्शन भी लगे, ये जो पार्टिकल है ये एक सरफेस पे चल रहा है और इसमें इस रेसिस्टिव फोर्स के साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है और हम इधर धक्का दे रहे हैं कुछ फोर्स F इज इक्वल टू मान लो समथिंग, मान लो कोई भी F दे दिया गया, तब हो सकता है इस पे काम कराता। मान लो इसी को अब ये छोड़ देता, ठीक है, ये इसको ग्रेविटी में छोड़ देता है इस तरह से, इसको जब ग्रेविटी में छोड़ता तो नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है रेसिस्टिव फोर्स bv और हो सकता है कोई एक्सटर्नल फोर्स और दे देता, तब आपसे बैलेंस कराता, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत भर भर के बनते हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन बन सकता था, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि यहाँ से वैरायटी बहुत ज्यादा बन सकती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन शायद और भी था जो मैंने आपके लिए लिया था, जो कि ड्रैग फोर्स का ही था, हालांकि वो आगे किसी एग्जाम में आया हुआ था, HCU के किसी पेपर में आया था। उसमें था कंसीडर अ मास m whose motion starts from rest in a constant ग्रेविटेशनल फील्ड। उसमें क्या ग्रेविटेशनल फील्ड में उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ दिया गया है रेस्ट से। इफ द रेसिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू km स्क्वायर, सॉरी kmv स्क्वायर, इसमें जो रेसिस्टिंग फोर्स दिया गया है F रेसिस्टिंग, वो दिया गया है kmv स्क्वायर, जहां पे इसमें bv था, इसमें क्या है kmv स्क्वायर दिया गया है। और आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, सेम क्वेश्चन, मतलब बस इसमें रेसिस्टिव फोर्स चेंज किया है और फील्ड को चेंज कर दिया है। इसमें क्या था, कोई भी फील्ड नहीं थी, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लगा दिया, यानी mg लग रहा होगा इसमें, ठीक है। यहाँ bv की जगह क्या है, kmv स्क्वायर है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से, देन व्हाट इज द डिस्टेंस द पार्टिकल फॉल्स इन द एक्सीलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी v0 टू v1। आपसे बोला गया है कि कैलकुलेट करो, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जब तक कि उसकी वेलोसिटी v0 से v1 ना हो जाए, तब तक आपको डिस्टेंस ट्रैवल कितनी उसने करी है। यहाँ पे बस लिमिट आप क्या करोगे, v0 से v1 करोगे, v0 से v1 करोगे, दोबारा उसको इंटीग्रेट करोगे, फिर यहाँ पे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं ऑप्शन जो है इसके वो लिख देता हूँ, आप सॉल्व करना इनको, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से और आंसर बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। ऑप्शन जो है इसमें पहला ऑप्शन है आपका KLN G माइनस के V0 स्क्वायर बाई G माइनस के V1 स्क्वायर, ठीक है, V1 स्क्वायर है ये, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो है आपका 1 बाई के LN और ब्रैकेट के अंदर सेम क्वांटिटी। सी में क्या है 1 बाई 2 के LN ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी। डी ऑप्शन क्या है 2 बाई के LN ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी। मुझे खुद भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, बट आप आंसर जो है इसका कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने सॉल्व कुछ नहीं किया है, बस क्वेश्चंस लिख लिए आपके लिए, तो आप बताओगे कि यहाँ से इसका आंसर क्या आता है। ऊपर अगर kmv स्क्वायर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। सेम प्रोसीजर करना है, कॉपी पेस्ट है पूरा, करके बताओ। इंटीग्रेशन एक आएगा, उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो इंटीग्रेशन 1 अपॉन समथिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ एक इंटीग्रेशन बनेगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। और आंसर जरूर से जरूर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल, देखो भाई क्या है तीसरा सवाल। आज का हमारा तीसरा सवाल, आपसे बोला जा रहा है कि अ सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसकी रेडियस r और मास m है इज रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5/7 g sin थीटा along the inclined plane which makes an angle theta with the horizontal line। अच्छा चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझते हैं। आपसे बोल रहा है एक सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अच्छा वो इसकी रेडियस और मास m है, वो रोल कर रहा है आपका एक इंक्लाइंड प्लेन पे, थीटा इंक्लाइंड प्लेन पे। इसकी रेडियस r है और मास m है। इसका एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 5/7 g sin थीटा, 5/7 g sin थीटा। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ हियर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। ऑब्जेक्ट को ऊपर से बिल्कुल टॉप से छोड़ा जा रहा है फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द लेंथ l। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसकी लेंथ l है, मान लो यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन शुरू है तो इसकी जो लेंथ है ये l है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है
कि फाइंड करो टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब इसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मिक्स होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको ट्राई करना है। 5/7 mgl sin थीटा, mgl sin थीटा। बी ऑप्शन है आपका 2/5 mgl sin थीटा। सी ऑप्शन है आपका 5/2 mgl sin थीटा। डी ऑप्शन है आपका mgl sin थीटा। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी सवाल को ट्राई करो, देखो क्या ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, करो फटाक से। ट्राई किया, अभी इधर आओ, देखो देखो क्या आ रहा है इसका। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरह से करना है, इस मैंने स्पेशली क्वेश्चन लिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहां से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके बन सकते हैं। अच्छा भाई, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी हमारे पास, इसको मैं रख देता हूं, कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रहा है, तो किस तरह से उसकी हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, किस तरह से उसमें एक्सेलरेशन, यहाँ तो एक्सेलरेशन खैर दिया गया था, अगर नहीं दिया गया होता तो हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन था, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसका। ठीक है, ये इंक्लाइन कोई भी ऑब्जेक्ट था जो कि रोल कर सकता है। ठीक है, ये आपका एक स्फीयर भी हो सकता है, ये आपकी एक डिस्क भी हो सकती है, ये आपकी एक रिंग भी हो सकती है, ये आपका एक सिलेंडर भी हो सकता है। जो भी रोल करने वाले ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वो कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया, तो हमने मान लिया कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है kmr²। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा दिया, जहाँ पे जो भाई के भाई भी हम कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, लाइक हमने रिंग लिखा तो क्या हो गया mr², तो उसमें के की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। अच्छा, जब रिंग का लिखते हैं तो क्या हो जाता है हाफ mr²/2, तो वहाँ पे क्या हो के क्या हो जाता है 1/2। तो इस तरह से मैंने जनरल ले लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के है। ठीक है, ओके। अब जब ये यहाँ से रोल करेगा, जब ये यहाँ से रोल करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल करने के लिए सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है दैट इज फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन रोलिंग पॉसिबल नहीं होती। अगर रोल करना है तो फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन ही उसको बांधेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्लिप करेगा, रोल नहीं करेगा। रोलिंग के लिए फ्रिक्शन चाहिए और स्लिपिंग के लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अच्छा भाई ओके। तो माँ इस पे जो नीचे लग रहा था mg, तो इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो हम इस पे जो फोर्स इक्वेशन है वो लिख सकते हैं सिंपल, mg sin थीटा माइनस इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा भाई, अब फ्रिक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अबाउट हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। टॉर्क की इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। और टॉर्क लिखते कैसे हैं, टॉर्क जब जनरल लिखते हैं r क्रॉस f। टॉर्क कैसे लिखते हैं, r क्रॉस f इज इक्वल टू आई एल्फा। r क्रॉस f का मतलब क्या है, इसकी रेडियस r मान लो और इसकी जो मास है वो m मान लो। ठीक है, तो r क्रॉस f का मतलब इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट जो टॉर्क लग रहा है, इसकी रेडियस r, और टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, f की वजह से। फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन ही है जो उसको घुमाने में हेल्प कर रहा है, मैंने बताया फ्रिक्शन ही है जो रोल करा रहा है, वरना ये स्लिप करता। तो इसका मतलब क्या है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, r इंटू फ्रिक्शन, टॉर्क लगेगा, सॉरी फोर्स नहीं, टॉर्क लगेगा वो होगा r f। आई क्या होगा, आई क्या है, माना इसका kmr², kmr²। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है a/r, a/r। करेक्ट है, सही है सब कुछ। अच्छा भाई, अल्फा होता है हमारे पास, ये अल्फा से घूम रहा है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू a/r। ठीक है, एक आर ये कैंसिल हो गया। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, kma। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, kma। फ्रिक्शन की वैल्यू उठा के वहां पर रखो। फ्रिक्शन की वैल्यू अगर उठा के हम वहां रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 बाहर ma। m ने m को मार दिया, यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g sin थीटा अपॉन k प्लस 1। g sin थीटा अपॉन k प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का 100%। एक्सीलरेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, फ्रिक्शन, देखो एक्सीलरेशन मिल गया हमें, हम अब फ्रिक्शन भी आराम से लिख सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, फ्रिक्शन लगता है kma, यानी kmg sin थीटा अपॉन k प्लस 1। ये टोटल फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू थी। ठीक है,
अगर मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हम लिखना होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी जब भी हम रोलिंग मोशन में लिखते हैं तो उसके दो इंग्रेडिएंट हो गए, एक रोटेशनल और दूसरा ट्रांसलेशन। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन के लिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशन के लिए हाफ आई एल सॉरी ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा ओके, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना है के एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है हमारे पास वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा भाई ओके भाई, ठीक है भाई, सही लिखा है ना सब कुछ, ठीक है। यहाँ ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एम वी स्क्वायर, सही है, हाफ के एम वी स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं एक काम यहाँ पर, क्या कर सकते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एम साइन थीटा। अब आप एक काम करो, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जाएगा वन प्लस के, वन प्लस के, ठीक है, और वन प्लस के एक काम करो, अब यहाँ पे वेलोसिटी की जरा वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2a इंटू एल। कैसे लिखा मैंने ये, जब ये याद करो, जब भी हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपका रस्ट पे था, जब इसको यहाँ से छोड़ा तो वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट 2gh, तो इसमें रूट 2g नहीं है, यहाँ पे g की जगह क्या है, एक्सेलरेशन इसका डिफरेंट है, g नहीं है, तो एक्सेलरेशन इंटू h क्या है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, हाइट। इसमें बेसिकली इस तरह से चल रहा है, तो रूट 2 है, आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ, ठीक है भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, रूट 2al, उसको उठा के यहाँ पर रखो, उसको उठा करके आप यहाँ पर रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ एम 2al, ठीक है, 2al इंटू वन प्लस के, 2al इंटू वन प्लस के, और a की वैल्यू ये उठा के रख दो, क्या आ जाएगा, इसको मैं कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको दिखे, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ, 1 2 ने 2 को मार दिया ये, ठीक है, क्या आ गया यहाँ से, एम a की वैल्यू क्या, g साइन थीटा, ठीक है, अपॉन k प्लस वन, g साइन थीटा, l भी है, ठीक है, एम जी एल साइन थीटा, बाहर इधर k प्लस वन है, k प्लस वन अपॉन में भी है k प्लस वन, k प्लस वन ने k प्लस वन को मार दिया, क्या आ गया यहाँ से, एम जी एल साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब बहुत ध्यान से देखो तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो k पर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, एक सॉलिड स्फीयर ले लो, एक सिलेंडर ले लो, एक रिंग ले लो, एक डिस्क ले लो, सबके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम आएगी अगर उनका मास और लेंथ सेम है, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी लेंथ सेम है, आप एंगल सेम रखो, बस मास सबका अगर सेम रखोगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो सेम आएगी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अच्छा भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पर आओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या कुछ करना पड़ेगा मैं क्या कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना है, एम जी एल साइन थीटा, कुछ भी कर लो आप, यहाँ पे इसकी जगह सॉलिड जो हमारे पास स्फीयर था इसकी जगह पर कुछ और भी रख दो, तब भी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, एम जी एल साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत, समझ आया मैंने किया क्या, प्रोसीजर क्या है इसका, ठीक है, समझ आया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो अगर तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर नहीं है तो भी बता दो कि कोई डाउट नहीं, बात क्लियर हो गई है, ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और आया हुआ था, क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो था ये रहा आपका, हाँ, ये सॉलिड सिलेंडर पे है, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर पे है,
क्वेश्चन बोल रहा है आपसे द एक्सेलरेशन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज। हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका शायद 4 या 4 होगा, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि इंक्लिनेशन थीटा पर रोल कर रहा है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है, इसके मास m और रेडियस r है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 2g साइन थीटा बाई 3, ऑप्शन बी 4g साइन थीटा बाई 3, ऑप्शन सी 2g कॉस थीटा, ऑप्शन डी 2g कॉस थीटा बाई 3। अब याद करो, मैंने बताया कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो उसके लिए एक्सेलरेशन किससे लिखते हैं, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन k प्लस 1। बस पहचानना क्या है, हमें याद क्या रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारे लिए सिलेंडर का। तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट क्या आएगा, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सिलेंडर का, I इज इक्वल टू mr²/2। जो डिस्क का होता है वही सिलेंडर का होता है इस एक्सेस के अबाउट, ठीक है। ओके, तो इसमें k की वैल्यू कितनी, हाफ, तो क्या आ जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया पास 2/3 g साइन थीटा। एक बार चेक कर लेना क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है, नहीं सही लिखा है, कुछ गलत लिखा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि ये जो है गलत लिख गया है, इसको आप करेक्ट कर दो, ठीक है। बाकी कोई डाउट आ रहा है क्या, बाकी अगर कोई डाउट आ रहा हो तो उसको भी बता दिया करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है ना, आगे चले, आगे चले, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अरे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन नंबर 5 आज का। अब मैं इसको वैसे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपसे बोला जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M अबाउट परपेंडिकुलर एक्सेस एट वन एंड। हमें इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसका आंसर, अगर आपको याद है कि ml²/3 इसका होता है इस एक्सेस के अबाउट, और मिडल वाली इस एक्सेस के अबाउट क्या होता है ml²/12, ठीक है। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे टिक करने में, ठीक है। 1 सेकंड में फटाक से कर दिया ml²/3। लेकिन नहीं याद है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप फॉलो करो और उससे भी आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया है कि मैं फिर से एक बार स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है इसको सॉल्व करने का वो लिख देता हूं, ठीक है। आपको जो भी एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, मान लो यहाँ पे हमें रॉड दी गई है लेंथ L की, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी मास m है, ठीक है। तो करना क्या होता है वास्तविकता में कि जिस भी एक्सिस के अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है उससे x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लो, इस dx एलिमेंट का छोटा सा मास dm लिखो। छोटा सा मास dm कैसे लिखेंगे, m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। इस मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di क्या होता है, हमेशा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कैसे लिखते हैं, dm इंटू उस मोमेंट उस एलिमेंट का एक्सिस से डिस्टेंस x का स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू लिमिट x की कहां से कहां तक, 0 से l तक, ठीक है। dm की वैल्यू क्या है हमारे पास, m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, 0 से l, ठीक है, 0 से l, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां से, m/l इंटू x³ 3, 0 से l, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां से, ml³/3l, यानी क्या आ गया ml²/3। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अगर यहां पर हमसे इस एक्सिस के अबाउट ना पूछ करके इस एक्सिस के अबाउट दिख नहीं रहा क्या, इस एक्सिस के अबाउट पूछता, ठीक है, इस वाली दूसरी से बनाता हूं, इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछता तो क्या होता, तो हम बस लिमिट चेंज करते, तो हम x जो लेते वो -l/2 से +l/2 होता। तो जब आप लिमिट को -l/2 से +l/2 लिखोगे तो वहां पर जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा ml²/12। हमेशा ध्यान रखना कि एलिमेंट कैसे लेते हैं, अगर आपने एलिमेंट लेना सीखा हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगी। अगर आपने एलिमेंट लेने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरी एक क्लास है हाउ टू टेक एलिमेंट्स पे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हाउ टू टेक एलिमेंट्स, जो भी आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक रॉड हो गया,
रिंग हो गया, आपका डिस्क हो गया, एक स्फीयर हो गया, किस तरह से उनमें एलिमेंट लेते हैं हम लोग, उसकी क्लास नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार चेक कर दो उसको, अगर कोई भी डाउट आता है इस तरह की प्रॉब्लम्स में तो। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको उतारो। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो सेंटर ऑफ मास है। आपसे बोला जा रहा है 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर अरेंज सच दैट देयर सेंटर्स आर एट, मतलब समझो 3 स्फेरिकल मासेस हैं, ठीक है, उनको इस तरह से रखा गया है कि उनके सेंटर्स जो हैं वो आज का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा या 5 होगा, काउंट कर लेना, ठीक है। जो इनके सेंटर ऑफ सॉरी वो जो स्फीयर्स हैं उनके सेंटर्स जो हैं वो -r,0,0 कॉमा 0,√3r,0 और अगला है हमारे पास r,0,0। इन पे उन स्फीयर्स के सेंटर रखे हुए हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम सिंपल जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक्स क्या होता है, x1 प्लस x2 सॉरी m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, तीनों के मास जो हैं वो आपके m हैं। ठीक है, करना क्या है, सिंपल m1x1 यानी माइनस mr, m2x2 यानी 0 प्लस m3x3 यानी mr बाई m3m, ये 0 ये कट गया, क्या आ गया 0, xcm क्या आ गया 0, ycm क्या आएगा, ycm क्या आ जाएगा, सेम फार्मूला बस x की y करना है, तो ycm करेंगे क्या आ जाएगा m0 यानी 0 √3mr प्लस 0, ये भी खत्म हो गया, अपॉन 3m क्या आ गया यहाँ से r बाई √3। zcm क्या आ गया, zcm आ गया हमारे पास 0 0 0 तीनों में है तो 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए rcm के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 0, r बाई √3, 0। यही आंसर है। कोई समस्या, कोई समस्या इसमें, सिंपल सा सवाल। अच्छा भाई, एक शायद और था मेरे पास सेंटर ऑफ मास का ही सवाल, आई थिंक मिस हो गया है कहीं पे, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ मास बहुत ही सिंपल चीज़ है, इस पे आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और याद रखना कि ये जो डिस्क्रीट बॉडीज़ हैं इसमें तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है, और जो आपकी कॉन्टिन्यूस बॉडीज होंगी उसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि जो x का सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकालेंगे, x इंटू डी एम बाई इंटीग्रेशन डी एम। ycm में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, मतलब इसमें भी एलिमेंट लेने वाला तरीका है, अगर सेंटर ऑफ मास को निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशली सेंटर ऑफ मास की भी क्लासेस हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जा करके ये क्लासेस भी देख सकते हो, मतलब किस तरह से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो जाकर के। ठीक है, अच्छा भाई, ओके। अगला सवाल और बहुत ज़्यादा एक सिंपल सवाल, सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब जस्ट लास्ट प्रीवियस ईयर नहीं, उसके पहले के जो एसटीयू वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक बात और करनी थी आपसे, मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली एक पूरा पेपर निकालूं, लाइक डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, एसयू किसी वगैरह का भी एक पेपर निकाला, पूरा एक साथ पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब एक क्लास में पूरा एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा क्लास नहीं जा सकता है, बट जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे 50 60 70% या हो सकता है 80% भी पहुंच जाए, तो जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे एक क्लास में उतने करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि आज तारीख कितनी होगी, 7 तारीख हो, 6 तारीख है, 6 तारीख है आज। ठीक है, अभी 5-6 दिन हैं आपके, तो इन 5-6 दिनों में अगर हम लोग एक एक पेपर भी सॉल्व करते हैं तो काफ़ी कुछ प्रिपरेशन हमारी हो जाएगी अच्छी। क्या बोलते हो, इस पर अपना जो विचार है वो नीचे जरूर प्रकट कर देना। ठीक है, अच्छा चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, एन एथलीट वेइंग 50 kg एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ फाइनल स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक एथलीट है जिसका वजन 50 किलो है, 50 किलो का एथलीट है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 0 से लगा के 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 0 इनिशियल है, फाइनल 36 है। ठीक है, 10 सेकंड में ही हो रहा है। ठीक है, बाई अप्लाइंग अ फॉरवर्ड फोर्स, वो आगे दौड़ रहा है, मतलब फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है उसके साथ। तो बताओ एवरेज फोर्स और एवरेज पावर क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक।
ठीक है। तो इसका वेट जो है वो 50 kg है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करो मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, 36 इंटू आपका 5/18 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सही है ना, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, ये वेलोसिटी आ गई। आपसे बोला जा रहा है ये 10 सेकंड, साइन टाइम आपको दिया गया है 10 सेकंड। आपसे बोला जा रहा है एवरेज फोर्स और एवरेज पावर आपको कैलकुलेट करना। तो जो ऑप्शंस लिख दूं क्या मैं, ऑप्शंस लिख देता हूं चलो। जो ये रेस्पेक्टिवली एवरेज फोर्स और एवरेज पावर है, इन एसआई यूनिट्स में लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब फोर्स जो है वो न्यूटन में है और जो पावर है वो आपका जूल पर सेकेंड में है, ठीक है। अच्छा 50, 200, बी ऑप्शन है आपका 50, 250, सी ऑप्शन है आपका 100, 250, ऑप्शन डी है आपका 100, 200, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम सिंपल जाते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट, एवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, मास इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो मास कितना है इसका 50 इंटू वी इनिशियल, वी फाइनल कितना है 10 माइनस 0 बाई टी कितना है 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 50 न्यूटन, ठीक है। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट गए पहले से ही, क्योंकि 100 है इसमें फोर्स। पावर, पावर कैसे लिखते हैं, पावर जब हम लिखते हैं तो होता है W अपॉन टी, और W क्या होता है F इंटू एस बाई टी। अच्छा भाई हमें S नहीं पता है, S कैसे लिखेंगे, S क्या होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। हाफ AT स्क्वायर करो, हाफ A कितना है हमारे पास, A कितना है, A कितना है 1, क्योंकि ये मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है 10/10 यानी 1 इंटू टी, टी कितना 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी S कितना आ गया 50 मीटर। वो इतने टाइम में कितना चल जाएगा 50 मीटर। तो क्या आ गया हमारे पास, फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास 50 गुणा चला कितना है 50 बट टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड, तो 10 ने ये जीरो मार दिया, क्या बचा 50 25 250 न्यूटन पर, सॉरी जूल पर सेकंड या वॉट, ठीक है। ओके इस तरह से ये बेसिक से क्वेश्चंस थे, मैंने एक दो करा दिए आपको। बाकी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको कराया। ये बेसिक कहीं से भी कैसे एवरेज वाले सवाल, ये मतलब इनमें ऐसा ना हो कि आप बड़े बड़े सवाल करते रहो छोटे सवालों में गलती कर दो, इस वजह से भी मैंने ये 2 सवाल लास्ट में छोटे छोटे से लिए हैं, ठीक है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट आ रहा है तो क्या करना है, तो खा जाना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। अच्छा ओके ओके ठीक है, कुछ बचा, एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन और है जिसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा वो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। क्या है, उस फिगर विगर देख के शायद डर जाओ आप पहले ही, अगर पेपर में आप सवाल देखो तो। क्वेश्चन अगला शायद 8 होगा आज का। तो क्वेश्चन बोला गया, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम सस्पेंडेड बिटवीन 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, 2 आइडेंटिकल, इस तरह से है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के बीच में लगा हुआ है, इसका मास m है, डिस्प्लेस्ड राइट बाई डिस्टेंस x, इसको डिस्प्लेस किया जाता है राइट में बाई डिस्टेंस x, ठीक है। डिस्टेंस कितनी x डिस्प्लेस कर दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि एंड यहां से छोड़ दिया गया ऑसिलेट करने के लिए। तो इन लीडिंग ऑर्डर द एक्सेलरेशन ऑफ द मास, मतलब स्टार्टिंग में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शन दिया गया आपको, एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शन दिया गया -x, बी है -x², सी है -x³, और डी है आपका -e⁻⁻x, ठीक है। बात क्लियर आता है, अच्छा ओके। सिंपल सी बात, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इस पर नेट फोर्स इधर की तरह अगर हम निकाल लें -kx, अगर हम सिंपल कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो होगा क्या, जो इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा -kx और इधर लग रहा होगा -kx, ये ओवरऑल मैं कर रहा हूं, ठीक है।
मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक से, इसमें मैं कोई भी डाटा लेके नहीं चल रहा हूँ, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इधर अगर माइनस के एक्स होगा, अगर ये एंगल आपको थीटा दिया गया उसमें सवाल में, ठीक है, तो ये माइनस के एक्स है, ये एंगल थीटा है, ये भी आपका 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर की तरफ नेट फोर्स क्या जाएगा, माइनस के एक्स इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा इंटू 2, क्योंकि ये वाला फोर्स भी इधर ही की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा, तो माइनस 2 के एक्स इंटू साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस 2 के एक्स साइन थीटा बाई एम। तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के। खेला खत्म, सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन। इन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जब देखो, मतलब इस तरह के बड़े बड़े फिगर वाले प्रॉब्लम, तो उससे घबराना मत, पहले क्वेश्चन को शालीनता से पढ़ना। अगर कोई जो डाटा दिया गया है उसको पहले एक एक करके लिख लो, क्या डाटा दिया गया है, क्या पूछा गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन जो बहुत टफ दिख रहा होता है, ये पता नहीं आपको इसमें टफ दिखाई नहीं देगा, बट अगर आप क्वेश्चन पेपर में जब देखोगे तो उसमें डाटा दिया गया है, 2 फिगर बने हुए हैं बड़े से, फिर 4 ऑप्शन दिए गए, तो थोड़ा सा शायद आपको ये उस पैनिक वाले सिचुएशन में मतलब सॉरी उस जो टेंशन वाली सिचुएशन में पैनिक आपको करवा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, ठीक है। मतलब बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, डाटा लिख लो, आराम से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। और एक बात, सीयूईटी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो तो आपको रुकना नहीं है उस क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन आपके काफी होते हैं, 100 क्वेश्चन शायद आते हैं, ठीक है, टोटल। और 100 क्वेश्चंस में आपको टाइम ज़्यादा नहीं होता है, तो हर क्वेश्चन पे आपको ये नहीं कि आप रुक रुक के बहुत टाइम दे रहे हो, नहीं, उस पर रुको, 5-10 सेकंड में अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पढ़ जाओ, सेकंड राउंड में फिर से उस क्वेश्चन पे आप आना, पहले क्वेश्चन में आप देखते हुए चले जाओ कि हमें कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या आज की क्लास क्लियर हो गई है, या कोई डाउट बचा है? अगर कोई डाउट बचा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ठीक है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में लिख दो डाउट, क्योंकि आपके मन में कोई भी भ्रम ना रह जाए किसी भी एक छोटी से छोटी चीज को लेकर भी, क्योंकि वो चीज कभी आपको शायद बाद में दिक्कत दे सकती है, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। और अगर कुछ और भी बताना हो, अपने विचार रखने हो, जो मैंने बोला है पेपर सॉल्व कराने का, वो भी चाहना तो अपने विचार रख सकते हो, ठीक। हालांकि मैं सोचता रहा हूँ कराने का, ठीक है। बस चलो, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।